ये वीडियो में हम देखेंगे येट अनदर टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और देखा जाए तो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, एक वीडियो में आराम से वो कवर हो सकता है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हमारा टॉपिक इसी में ही कवर हो जाए। टॉपिक का नाम है लेवरेज। ठीक है, तो हम लेवरेज पढ़ने जा रहे हैं कि लेवरेज क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो लेवरेज वर्ड है ना, ये लेवरेज वर्ड आया कहाँ से? ये साइंस में से आया है, और साइंस में से पर्टिकुलरली फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, साइंस में जो लेवरेज का मतलब होता है, ये मोस्टली हम देखते हैं कि एक फलक्रम होता है और एक लीवर होता है, और इस लीवर के थ्रू हम एक बड़ा सा वेट उठा सकते हैं। ठीक है ना, इस लीवर के थ्रू हम बड़ा सा वेट उठा सकते हैं। ध्यान देखो, अगर ये फलक्रम ना होता तो ये जो वेट है इसको उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता, बट ये फलक्रम और लीवर की वजह से जो ये टाइम है इसको उठाने के लिए काफ़ी कम हो गया। दैट मीन्स वी आर पुटिंग लेस एफर्ट बट वी आर गेटिंग मोर रिटर्न्स। दैट मीन्स इनपुट is low and output is more. That means we are not putting more efforts but we are getting more output as per the given inputs are concerned, right? तो कहीं ना कहीं लेवरेज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मतलब कहीं ना कहीं इससे सिमिलर है। क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो, हमारे पास जो फंड्स होते हैं, फंड्स दो तरह के होते हैं, ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। अब देखो, अगर ओनर्स फंड आप लगा रहे हो या बोरोड फंड आप यूज़ कर रहे हो, इन दोनों की अपनी डिसएडवांटेज है। लाइक ओनर्स फंड में अगर आप ओनर्स फंड यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहली बात उसमें एडवांटेज क्या है? आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं देना, ठीक है ना, आप पे कोई हेडेक नहीं है और आप डेट फ्री रहते हो। बट डिसएडवांटेज क्या है? आपकी ओनरशिप ओनरशिप डाइल्यूशन जब होती है, और ओनरशिप डाइल्यूशन जहाँ आ जाती है तो वहाँ पे जो वर्किंग ऑफ बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल होती है। बोरोड फंड में क्या होता है? आपका एडवांटेज ये है कि ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, फिक्स रिटर्न होता है, इनसे कम रिटर्न देना पड़ता है ओनर्स फंड से। बट इसमें दिक्कत क्या होती है? इस पर डेट ट्रैप की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप ज़्यादा डेट डेट में पड़ सकते हो, वो भी एक दिक्कत है। ठीक है ना, तो दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। बट अगर हम लेवरेज की बात करते हैं ना, लेवरेज की जब हम बात करते हैं, लेवरेज का मतलब यहाँ पे है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस डेट टू फंड इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब एक कंपनी अपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो होता क्या है, दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, एक फिक्स कैपिटल एक वर्किंग कैपिटल। बट जो एक्सटेंट ऑफ अमाउंट फिक्स कैपिटल में लगता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो हम फंडिंग्स लेते हैं ना, चाहे यहाँ से ले वो ले, वो मोस्टली हमारा इसके लिए जाती है। ठीक बात। तो जब आप अपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को से ज़्यादा डेट आप यूज़ करो, तो उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट के थ्रू फाइनेंसिंग करो, तो ये सिचुएशन को हम लेवरेज बोलते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसकी डेफिनेशन में पढ़ूँ तो यही बोलता है कि लेवरेज इज द अमाउंट ऑफ डेट दैट अ फर्म यूजेस टू मीट इट्स फाइनेंसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। अच्छा, अब ऐसा है कि ये होता है प्रोपोर्शन में, आप 100% डेट यूज़ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ये भी आएगा, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका डेट होगा, तो वो आप लेवरेज में आ जाओगे। अगर मैक्सिमम प्रोपोर्शन डेट का हो, किसमें? मैक्सिमम प्रमोशन डेट का हो कैपिटल में, तो उस तरह की फर्म को हम क्या बोलते हैं? हाईली लेवरेज।
ठीक है और मिनिमम प्रपोर्शन किसी कंपनी का डेट में हो तो उसको बोलते हैं अनलीवर्ड। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देखो हमने यहाँ पे बात करा था कि लेवरेज मतलब एडवांटेज। ठीक है, मैंने सिंपल सी भाषा में क्या बोला कि लेवरेज इज इक्वल टू एडवांटेज। कैसे एडवांटेज? यू आर पुटिंग लेस एफर्ट्स बट यू आर गेटिंग मोर रिटर्न्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स योर आउटपुट इज मोर देन योर इनपुट्स। जैसे हमने लीवरेज की उसमें वो देखा था फलक्रम वाले में। ठीक है ना, एक पत्थर को उठाने में आपके जान निकल जाएगी, बट अगर आप एक लीवर लगा लो तो इजीली आप उसे उठा सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे ये एडवांटेज दिख रहा है, ये देखो। अगर मैं बोलूँ कि आपकी जो फर्म है वो हाईली लीवर्ड है, दैट मीन्स आप अपना जो एफर्ट्स है वो कम लगा रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक आपने डेट के लिए, डेट कितना आसान है आज लेना, जाओ बैंक में आपको पैसा मिल जाएगा और फिक्स रिटर्न देना है। ठीक है ना, बट उससे आप मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकते हो। कैसे भाई? आपने 7% का, अब देखो होता क्या है, मैं इसका थोड़ा सा मतलब बताता हूँ कि आप अगर लेवरेज आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेते हो तो कैसे बेनिफिट है आपके लिए। देखो बेनिफिशियल कैसे है, अगर हम लेवरेज बोलते हैं, लेवरेज मतलब तो यही होता है कि भाई बेनिफिट मतलब इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा। हाउ? देखो, तो मैं सिनेरियो लेता हूँ कि 10 करोड़ आपको फाइनेंस चाहिए अपने फिक्स एसेट प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है ना, आपने ओनर्स फंड की तरफ देखा और आपने बोरोड फंड की जगह देखा। ओनर्स फंड की तरफ देखा तो इसमें जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स नहीं होते। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे काम करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे काम करता है। बोरोड फंड में रिटर्न्स फिक्स होते हैं भाई, सपोज 7%। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात देखो, मान लो ये 10 करोड़ से कंपनी 20 करोड़ बनाती है या 30 करोड़ बनाती है या 40 करोड़ बनाती है, कितना ही बनाए। ठीक है ना, रिटर्न अगर बोरोड फंड में लेते तो वो देना आपको सिर्फ 7% है। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वो देखो प्रपोर्शन कितना है, 7% से कहीं ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप इनपुट बड़ा कम लगा रहे हो बट आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वही अगर ओनर्स फंड की बात करो, जैसी आपकी अर्निंग्स बढ़ती रहेगी, ठीक है ना, जैसी आपकी अर्निंग्स बढ़ती रहेगी वैसे ही आपको आपका जो डिविडेंड है, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो फिक्स नहीं है, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो जो ओनर्स हैं उनकी जो ओनरशिप है वो काफ़ी प्रूव होगी कि हमने तभी तो इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, यहाँ से 7% देना है, आप 10 करोड़ लो 7% दो, आप 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाओ, 200 करोड़ बनाओ, 300 करोड़ बनाओ, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ 7% देना है। बट अगर 10 करोड़ के 100 करोड़ बना रहे हो तो उस पर रिटर्न्स कुछ अलग देना पड़ेगा, 200 बना रहे हो तो रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ओनर्स फंड में जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो कंसेप्ट है ये है लेवरेज का। डेट में आपको लेवरेज मिल जाता है, लेवरेज मतलब एडवांटेज मिल जाता है, सिंपल। और अगर एक फर्म अपनी फिक्स्ड एसेट को प्रोक्योर करने के लिए लेवरेज यूज करती डेट यूज करती है तो उस तरह की फर्म को हम लेवरेज बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमें लेवरेज का मतलब समझ आ गया हो तो। ठीक है, अब देखो लेवरेज के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज और एक होता है आपका फाइनेंशियल लेवरेज। अब इसके लिए आपको कुछ शीट समझनी पड़ेगी और वो क्या है वो जरा मैं बताता हूँ। देखो
आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो मतलब जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेशन में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एक सेकेंड हट जा भाई, ठीक है, आपके पास होती है सेल्स, ठीक है। सेल्स में से आप क्या करते हो, माइनस करते हो, अरे बहुत बड़ा हो गया ये तो, एक सेकेंड, माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है कंट्रीब्यूशन। फिर आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास बचता है एबिट, वैसे एबिटा बचता है बट यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हैं, आपके पास बचता है एबिट, क्योंकि हमने डी एबिटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑपरेशंस और फाइनेंशियल में हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करते हैं, और ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है हमारा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, तो वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस करेंगे इसमें इंटरेस्ट, क्या बचेगा, हमारा बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब वैसे तो आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया अगर आपको लेवरेज का कंसेप्ट समझना है, बट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस आप क्या यहाँ पे क्या करते हो, माइनस क्या करते हो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्या बचता है, एक सेकेंड जरा देखो दिक्कत क्या हो गई यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट बड़ा परेशान करता है कभी कभी, एक सेकेंड, क्या बचता है यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर इसको आप डिवाइड करते हो किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपके पास क्या आ जाता है, अर्निंग पर शेयर। यहाँ तक आपको जानने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे फोकस करिए, देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज में हमें सेल से मतलब है, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज में हमें सेल से मतलब है, क्योंकि ये सेल जो है, मैं पहला बता रहा हूँ अब आपको, यहाँ पे हमें बात करनी है ऑपरेशन से, और ऑपरेशन आता है आपके सेल से, ठीक है ना। तो इस ये ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ फर्म टू पे बैक और मीट इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। ये क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है, कैपेसिटी किसकी, फर्म की, टू पे बैक इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो हम
बात यहाँ पे ये करते हैं, अगर एक फर्म के पास फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है तो वो लेवरेज ही नहीं कहलाएगी, पहली बात, ठीक है ना। अगर हम लेवरेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिक्स एक्सपेंसेस की, ठीक है ना। अब ये फिक्स एक्सपेंसेस या तो ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं या तो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, दो ही चीज़ें हैं। हम पहले ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो अगर एक फर्म की कैपेसिटी देखनी है कि क्या वो अपने जो पैसा उसने डेट पे लिया है अपनी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो पे बैक में कितनी कैपेबल है, उसको देखने के लिए हम ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे अगर मुझे फॉर्मूला इसका निकालना है, ध्यान दो, इसमें हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वेरिएबल कॉस्ट हट गई, अब हमें फिक्स कॉस्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, डिवाइड बाय EBIT, और चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ कैसे, वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन। देखो ये जो बोलता है, ये बोलता है कि आपकी जो सेल्स है ना, सेल से डिपेंड करता है ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, ठीक है। अगर सेल्स आप 2 गुना बढ़ाओगे, ठीक है ना, अगर आप सेल्स 2 गुना बढ़ाओगे तो आपका EBIT 4 गुना बढ़ जाएगा। अभी हम देखते हैं ये कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। और वाइसा वर्सा भी हो सकता है, 2 गुना घटेगी तो ये 4 गुना घट जाएगा, ठीक है ना। अब इस पहले इसका मतलब समझते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये होता है कि फर्म की क्या कैपेसिटी है अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को पे बैक करने की। ये फिक्स एक्सपेंसेस वाले एक्सपेंसेस है जो ऑपरेशंस में लग रहे हैं, ठीक है ना। और ऑपरेशन मतलब सेल को बढ़ाने के लिए लग रहे हैं। अगर मैं ये बात बोलता हूं कि फर्म की ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी या फर्म अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेशंस डिपेंड करता है सेल्स पे, ठीक है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मोस्ट ऑफ डेट पे निर्भर है, ठीक है ना। अगर एक कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, डेट मीन्स वो अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, किसके थ्रू? डेट के थ्रू, ठीक है। और एक बात रखना, अगर वो डेट लेती जाएगी, एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है कि उसके बाद अगर कंपनी डेट लेगी तो वो वायबल नहीं होगा, ठीक है ना। वो डेट ट्रैप में पड़ जाएगी। तुम एक बंदे से लोन लोगे, दूसरे बंदे से लोगे, तीसरे बंदे से लोन लोगे, दिमाग खराब होगा ना। इतने लोन लोगे तो काम कैसे चलेगा? तो एक कैपेसिटी होती है डेट की, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ती रहेगी तो कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले रही है, मतलब वो आसान तरीका देख रही है। डेट मतलब अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी सेल बढ़ा तो रही है, बट ये सेल को फंड करने के लिए जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो हो रहे हैं फाइनेंस थ्रू डेट, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं? फाइनेंस्ड थ्रू डेट, ठीक है ना। जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? डेट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और डेट लोगे तो और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है तो फिक्स्ड, बट प्रपोर्शन ऑफ डेट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है ना। अगर ये कॉस्ट आपकी बढ़ गई, डेट मीन्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट, अब मैं एनालाइज करवा रहा हूँ, ये भी बढ़ जाएगा। क्यों? ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट आती है। अगर आप अपना कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाते रहोगे तो आपका क्या होगा? रेवेन्यू मीट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्रेक इवन पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। कंपनी क्या करती है? सबसे पहले आप कॉस्ट लगाते हो, कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है ना।
फिर आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। ये सॉरी ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हो गई, ये कॉस्ट हो गई। ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू है, ठीक है ना। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपकी रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, और फिर उसके बाद रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट होती हैं। बट अगर आप अपनी कॉस्ट को ही बढ़ाते रहोगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा और रेवेन्यू पीछे रह जाएगा। सॉरी, अगर आप अपनी कॉस्ट को बढ़ाते रहोगे तो रेवेन्यू क्या, ये आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी मतलब कॉस्ट अपनी रेवेन्यू भी कवर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी एक लिमिट में चाहिए। वेयर एज अगर ऑपरेटिंग लेवरेज लो है, डेट मीन्स कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो डेट लेके नहीं चल रही है, वो कोई और फाइनेंस के थ्रू चल रही है, डेट इज ओनर फंड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंपनी की जो कॉस्ट है, कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। कंपनी की कॉस्ट अगर कम होगी, दैट मीन्स रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट विल बी इजिली अप्रोचेबल, ठीक है ना। दैट मीन्स जो बीईपी है इसका पॉइंट काफ़ी नीचे होगा, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती है, ठीक है ना। तो लेवरेज भी ज़रूरी है, बट आउट ऑफ रीच लेवरेज इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। अब थोड़ा इस पे चलते हैं, ठीक है ना। इसका ये क्या बोलता है वो देखते हैं। देखिए मैंने बोला सेल्स यहाँ पे है, अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ थोड़ा करके। सेल्स मैंने मान लो 10,000 है, रेबिल कॉस्ट 2,000 मान ली, ये आ गया आपकी 8,000। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने मान ली फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 4,000। आपका इबिट क्या आ गया 4,000, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं अपनी परसेंटेज सेल्स को 2 गुना कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, 20,000 कर देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ेगी, तो ये 4,000 हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी सेल्स को 2 गुना करता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट भी 2 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना परसेंटेज चेंज आप इसमें लाओगे वो सेल्स में वो आएगा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा जब अगर आप सेल बना रहे हो, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, तो ये 16,000 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 4,000, ये कितना हो गया 12,000, ठीक है ना। अगर आप देखो कि परसेंटेज चेंज इसमें और परसेंटेज चेंज इसमें कितना है, इसमें तो 2 गुना हो गया। कैसे? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है ना। तो ये तो 100% हो गया चेंज, 2 गुना। इसमें चेंज देखो कितना आया, 8,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100, 200% का। तो ये चीज़ है। अगर इसमें 100% मतलब 2 गुना आया तो इसमें 4 गुना आ गया, ठीक है ना। ये देखने वाली बात है इसमें, समझा? हाँ जी। अच्छा एक और बात, जो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 8,000 का, ठीक है ना। और परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है, परसेंटेज चेंज इन सेल 10,000, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो कितना निकलेगा, इसका हमने निकाला था अभी 200%, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा सेल्स या वीसी या कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इन तीनों का सेम आएगा, 100% आया
जैसे सेल्स का देखा मैंने 100% आया, तो हम तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर हमें ये वाला, अगर हमें दो कंपैरिजन के लिए दिए तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर हमें एक दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो सेल्स, हाँ जी 100%, इसमें कितना चेंज आया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो 100% आ गया, ठीक है ना। तो मतलब सेल से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन कितना चेंज आया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, 100% आ गया। तो मतलब ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं, इससे जो चेंजेस, अगर इसमें चेंज आया तो सेम चेंज इसमें आएगा, सेम चेंज इसमें आएगा, ठीक है ना। तो अगर चेंज का अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पर इबिट्टा जो है ये 4 गुना चेंज होगा, तो ये ज़्यादा जरूर देखनी है आपको बात। तो मैं ये लिखवा देता हूँ, शिट शिट शिट, ये थोड़ा, ठीक है। हाँ जी, तो नोट लिखो, नोट्स, नोट फर्स्ट। पहले हम ये बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज वाले, दिखा देता हूँ। हाइयर ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स हाइयर फिक्स्ड कॉस्ट due to which break even point will be more, and lower operating leverage means, क्यों इसमें क्या है, why, क्योंकि रिस्क कैपेसिटी लो हो जाती है। जितना लोन लोगे उतनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लोअर ये होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कम, ब्रेक इवन पॉइंट भी जल्दी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कैपेसिटी हमारी हाई है। भाई रिस्क कहाँ होता है, आप लोन लेते रहोगे लेते रहोगे लेते रहोगे, तो वो बताओ ना, अगर एक कंपनी को पता लग गया या बैंक को पता लग गया कि आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, तो आपकी लोन लेना बंद कर देगी। डेट मीन्स आपकी वो रिस्क कैपेसिटी को कम कर रही है ना, यही तो बात है। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है, इफ सेल्स increases or decreases by 2x, in result EBIT increases और decreases। देखो रिस्क है ना यहाँ पे, आप फिक्स्ड असेट को प्रोक्योर, जो फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, सॉरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसको यूज़ कर रहे हो अपनी फाइनेंस फंड करने के लिए। क्या फंड करने के लिए, अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी, एक मिनट, इबिट शुरुआत में तो इंक्रीज होगी, सेल तो शुरुआत में इंक्रीज होगी, बट कहीं ना कहीं फिर वो डिक्रीज भी होगी, जिसकी वजह से आपका जो इबिटा है, इबिट है, उस पर डबल वो पड़ेगा इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग लेवरेज मुझे लगता नहीं इसमें कर पाएंगे, हमने काफ़ी इसमें वो कर लिया ऑपरेटिंग लेवरेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंसिंग लेवरेज देखेंगे, और क्योंकि बैटरी भी नहीं है अभी लैपटॉप में, देखते हैं तो अगर करवा दूंगा मैं, 33% है, चलो हो जाएगा। तो फाइनेंसिंग लेवरेज हम फटाफट देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं फाइनेंसिंग लेवरेज ऊपर ही करा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, फाइनेंसिंग लेवरेज क्या बोलती है, फाइनेंसिंग लेवरेज ये बोलती है कि कैपेसिटी ऑफ द फर्म। फाइनेंसिंग लेवरेज क्या बोलती है, फाइनेंसिंग लेवरेज ये बताती है कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है इंटरेस्ट वाली बात से, ठीक है ना। अब ये तो जितना भी ये है ना आपका ये वाला पार्ट, ये प्रोपोर्शन तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का हो गया, ठीक है ना। फाइनेंसिंग लेवरेज में हमें यहाँ तक देखना है, कहाँ तक, EBIT से EAT तक, ठीक है, यहाँ तक EBT तक जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। तो फाइनेंसिंग लेवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका EBIT डिवाइडेड बाय EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट कॉस्ट। और इसके लिए फंड कैपेबल है या नहीं है इसको पे बैक करने के लिए, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल लेवरेज ट्वाइस है, ठीक है ना, फाइनेंशियल लेवरेज अगर आपकी बढ़ रही है, डेट मीन्स क्या बता रहा है वो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट कर रहे हो, डेट मीन ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट में आप इंटरेस्ट ले रहे हो आप, तो वो एक सिचुएशन आपके लिए बुरी है। तो ये हो गया इसमें हमारा, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। अच्छा, ये तो मैंने बताया डबल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा EBT और EAT में, जैसे मैंने बोला अगर सेल 2x हो रही है तो ये 4x हो रही है, पर इस 4x से इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा और इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, ये हमें पूरा क्लियर कर देगा। तो सेल्स मान लेते हैं 20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 4,000, क्या आ गया कंट्रीब्यूशन कितना आया 16,000, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 8,000, 8,000 आपका क्या आ गया EBIT, माइनस क्या करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मान लो 2,000, कितना आ गया 6,000, फिर माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स आप मान लो 10%, 600 रुपये, कितना आ गया 5,400, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। यहाँ तक हमें यहाँ पे फोकस करना है, ये क्या था अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ध्यान दो, अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मान लो ये 20,000 से 30,000 हो गई, चेंज कितना आया 10,000 का, ओरिजिनल 20,000 इंटू 100, एक मिनट, %50 का चेंज आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, जितना परसेंटेज चेंज इसमें आया उतना ही परसेंटेज चेंज इसमें आएगा, ठीक है ना। 50% का चेंज इसमें भी आएगा, तो मतलब 2,000 का चेंज इसमें भी आएगा, तो 6,000 हो जाएगा। ये कैसे, 2,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100 कर लेते हैं चेक, 1 2 3 1 2 3 to 4 50%, ठीक है। फिक्स्ड ये हमारा क्या आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस करेंगे इसको, क्या आ गया 24,000, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन में चेंज देखो कितना आया, कंट्रीब्यूशन में चेंज आया 4 और 4 8,000 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100, ये फॉर्मूला चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, 50%। ये किसका है सेल्स का है, ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। देखो सब में सेम है अभी तक तो, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगी 8,000, ये तो कितने, यही तो लेवरेज है कि नो मैटर योर हाउ मच योर सेल्स इंक्रीजेस योर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, दैट इज योर लेवरेज यू आर गेटिंग, दैट इज द मोर एंड मोर sales you get, the more and more revenue you get, but your cost remains the same, that is how output is more than your input। तो 4 4 मतलब 16। अब EBITDA में देखो 8,000 चेंज आया, ठीक है, कितना चेंज आया 8,000, डिवाइड बाय ओरिजिनल
इंटू 100, तो 100% का चेंज आ गया जी। अरे 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 भाई भाई भाई, थोड़ा दिक्कत है इसके साथ। सी ठीक है, अब यहाँ से देखो इंटरेस्ट कितना होगा, ये भी सेम रहेगा। कितना आ गया ये भाई, इंटरेस्ट तो आप फिक्स हो गए ना। इंटरेस्ट तो मतलब ही नहीं है कितनी आप अर्निंग कर रहे हो, इंटरेस्ट तो भी अगर आपने जितना कैपिटल लिया उस पर आपको ये भी फिक्स रहेगा। ठीक है, EBIT आपकी 14,000 हो गई। अब इसमें चेंजेस देखो कितना हो गया, चेंजेस इसमें हुआ कितने का, 4 और 4 8,000 रुपये का हो गया। ऑरिजिनल ये इंटू 100, 2 3 6 2 4 8, एक मिनट कितना आएगा, तो आप यहाँ एक फोकस करो बात, आपका जो ये है चेंज 4 और 4 8,000, तो ये आ गया आपका 133%। इबिट्टा से इसकी वो देखो, अगर ये 2 गुना हो रहा है तो ये 4 गुना, ये 8 गुना, ठीक है ना, इससे इस वाले से 8 गुना हो गया लगभग। ठीक है, टैक्स आप इस पे दोगे अब 10%, मतलब 1,400 रुपये। अब इसमें भी देखो चेंजेस कितना आया, चार सौ 800 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, सेम 133%। एट एक्स लगभग। ठीक है, हाँ लगभग 8x। ठीक है, कुछ और देख रहा था मैं, तो इसमें अगर हम देखें और तो हमारा EAT क्या आ गया, 12,600, 13 14। ठीक है, अब इसमें चेंजेस देखो कितना आ गया, change upon original into 100, same 133%। अब तो हमने एनालाइज करा कि ये सेम है, this remains nil, this is the double of sales या वेरिएबल कॉस्ट,
या कंट्रीब्यूशन, बट दीज आर 8x, ठीक है ना, ऑफ द सेल और द वेरिएबल कॉस्ट और द कंट्रीब्यूशन। सो ये अगर आप थोड़ा देखो तो डेट अगर आप ले रहे हो और अगर सेल आपकी बढ़ रही है तो डेट इज़ वेल इन गुड, आपकी हर चीज़ आपकी 8x 2x 4x हो रही है। बट मान लो ये पॉजिटिव में है तो आपको मज़ा आ रहा है, अगर ये नेगेटिव में हो जाए, ये -2x ग्रोथ हो जाए तो ये भी -4x होगी और ये भी -8x होगी, ठीक है ना। तो ये है लेवरेज, ठीक है ना, जहाँ पे आपकी अगर फिगर्स पॉजिटिव में है दैट रिटर्न्स आर पॉजिटिव एंड इफ दे आर इन नेगेटिव द रिटर्न्स आर आल्सो इन नेगेटिव बट इन डबल प्रोपोर्शन। एक कंबाइंड लेवरेज भी है, कंबाइंड लेवरेज में हम ऑपरेटिंग लेवरेज प्लस फाइनेंसिंग लेवरेज दैट इज EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन प्लस सॉरी गलती हो गई, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT प्लस फिक्स का क्या है फॉर्मूला, EBIT अपॉन EBT करेंगे तो आपकी कंबाइंड लेवरेज, मतलब ये सारी होगी आपकी कंबाइंड लेवरेज, ये होगी ऑपरेटिंग लेवरेज, ये होगी फिक्स लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज आपकी कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ फॉर दी ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंसिंग लेवरेज। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे।